नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कोरोना की वजह से लगातार मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव टले। अप्रैल 2021 में चुनाव कराने की तैयारी थी, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव की वजह से इस साल भी अब तक चुनाव नहीं हो पाए। हालांकि अब कोरोना के केस कम हो गए हैं, कई जिलों में मामले शून्य तक पहुंच चुके हैं और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इस बार चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव होंगे, लेकिन इसके लिए प्रभावी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैसे ही वैक्सीनेशन प्रभावी तरीके से हो जाएगा तो प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। 2 चरणों में एमपी के 347 निकाय क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर दोनों ही दल अब अपनी अपनी रणनीति भी बनानी शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म होते ही अब निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक से ये संकेत मिले हैं, तमाम अधिकारियों के मंथन से यही निकलकर सामने आया है कि सितंबर के एंड में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों की। ये चुनाव जो है वो निकाय चुनाव 2 चरणों में होने हैं और जो पंचायत चुनाव हैं वो 3 चरणों में किए जाएंगे, ये तय हुआ है। हालांकि चुनाव की डेट अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि अब जल्द ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के आदेश के इंतजार में है कि कब सरकार इंटीमेट करेगी और चुनाव की तैयारियां शुरू होंगी। इस बार पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों में मेयर और अध्यक्ष के पद सीधे जनता नहीं चुनेगी, बल्कि पार्षदों द्वारा चुने जाएंगे। इसी तरह सरपंच और त्रिस्तरीय पंचायतों की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है 2 महीने में नगरीय निकाय के चुनाव पहले होंगे और इसके बाद पंचायत चुनाव की भी तैयारी है। कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो चुनाव के लिए अब निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी कर दी है और साथ साथ राजनीतिक दलों की तैयारी भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है, तो वहीं निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी भी जुटे हुए हैं। प्रदेश के ज्यादातर निकायों में अभी बीजेपी का दबदबा है, लेकिन इस बार कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना और विकास के मुद्दों पर बीजेपी को मात देने की फिराक में है। निकाय चुनाव को लेकर किसकी क्या है तैयारी और कौन किस पर है भारी, इसी पर चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी और दोनों राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन शहर में सरकार किसकी बनेगी और कोविड के बाद मुद्दे और ज़्यादा बढ़ गए हैं। जिस तरह से निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, खासतौर पर सड़क, पानी, बिजली, नाली, इस तरह की समस्याओं के अलावा एक बड़ा पहलू ये है कि निकाय के चुनाव में इस बार कोविड भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरह से इसे उठाया जाता है या फिर इसको भुनाया जाता है। कि हर मुद्दे पर सियासत हुई, देश में वैक्सीनेशन पर सियासत हुई, देश में कोविड पर सियासत देखी है, तो निकाय चुनाव के रण में क्या क्या मुद्दे होंगे और किस तरह से इस चुनाव को दोनों पार्टियां लड़ेंगी, देखना होगा। बयान सुनिए। निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में होने को है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में पार्टी का संगठन बूथ लेवल तक बहुत मजबूत है। जब हम मैदान में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हम जाएंगे। हमारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। कांग्रेस की बैठक इस संबंध में शेखर साहब जो हैं और जो कमेटी है उन्होंने की है। कांग्रेस की पूरी तैयारी पहले से थी और कांग्रेस सड़क पर है। पूरे कोरोना काल में आपको कोई बीजेपी का नेता और वो नहीं देखेगा मंत्री। कांग्रेस का वर्कर लड़ता रहा लोगों की राशन पानी से, आर्थिक, अस्पतालों में एडमिट कराना, इंजेक्शन दिलवाना, इन सब चीज़ों के लिए सड़क पर था। और इन चुनावों की तैयारी बस यही हो सकती है कि आप जनता के बीच में हो। जनता के बीच में है कांग्रेस और इसका रिजल्ट हमने देखा अभी दमोह का चुनाव, जब 17,500 से कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है।
तो चुनाव के मुद्दे पर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस का बयान आपने सुना। पूर्व कानून मंत्री, जनसंपर्क मंत्री का जिम्मा संभालने वाले पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी जमीन से गायब थी कोरोना काल में, कांग्रेस खड़ी रही। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जनहित के कामों को लेकर, सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। चलिए, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अमित तावड़े जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है चर्चा में। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे कृष्ण गोपाल लोया जी हमारे साथ। कृष्ण जी, आप भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला कृष्ण जी, सवाल आपसे ही होगा कि आखिर अप्रत्यक्ष प्रणाली का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बतौर विपक्ष में बैठे हुए विरोध कर रही थी, ऐसा क्या कारण दिखा, ऐसी क्या वजह रही कि इस पर अब बीजेपी की सहमति आ चुकी है? हेलो, कृष्णा घाटगे जी जुड़ चुके हमारे साथ, माफी चाहेंगे। कृष्णा जी, मेरा सवाल यही है, अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर बीजेपी सहमत आखिर कैसे हो गई? देखिए, हमारा काम करने का जो तरीका है वह सीधा सीधा है कि हम जनता के हिसाब से काम करते हैं और जनता के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के लिए अध्यादेश लाया गया था पहले, उसके बाद लेकिन चुनाव संपन्न नहीं हो पाए। ये निर्णय अभी तक शासन स्तर पर लंबित था। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अभी यह तय नहीं किया गया था कि ये चुनाव किस प्रणाली से होंगे। नगर निगम में चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण जनता से जुड़े मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव में अनिर्णय की स्थिति थी। शासन की योजनाओं का आम लोगों तक पहुंचना सुलभ नहीं हो पा रहा था। ये सुनिश्चित जल्दी होना चाहिए था, चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो या प्रत्यक्ष प्रणाली से। लेकिन कृष्णा जी, अगर अवैध कॉलोनीज को वैध करने का अध्यादेश आप लोग को लेकर आए, एक इसे चुनाव से जोड़कर ही दिखा जा रहा, निकाय चुनाव से ही, तो इस पर भी अध्यादेश ले आते, क्योंकि बीजेपी तो मुखर तौर पर इसकी विरोधी थी। 15 महीने ही गुजरे अभी जब बीजेपी विरोध किया करती थी इसको लेकर। जी, एक कृष्णा जी, फोन। हेलो, हाँ कृष्णा जी, हाँ सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए, आपका फोन आ गया था। हाँ बताइए। कृष्णा जी, मैंने कहा कि आप लोग अवैध कॉलोनीज को वैध करने का अध्यादेश लेकर आए, उसी तरह से इसके लिए भी अध्यादेश लेते आते, क्योंकि बीजेपी तो खुलकर इसका विरोध कर रही थी कि जनता का जो अधिकार है, जो जनता चुनाव में शामिल होती है, उसका वो अधिकार छीना जा रहा है, ये कहा करते थे आप लोग। वो सारी बातें खत्म हो गई सत्ता बदलते ही। चलिए कृष्णा जी, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही। अमित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हालांकि अब जिस कोशिश में कांग्रेस थी, वो कोशिश बीजेपी ने मुकम्मल कर दी है। चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर ही होंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस तैयार कितनी है, और खास करके उस शहरी वोटर के लिए जिसमें पैठ मानी जाती है बीजेपी की, और अब तक दबदबा भी निकाय में बीजेपी का ही दिखा है? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारे इस फैसले का विरोध किया था और अब उसको अपनी जमीन जो है वो खिसकती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं अपनी वापस पैठ जमाने के लिए ये तरीका उन लोगों ने अपनाया है। हालांकि हम इसका शुरू से समर्थन करते हैं। देर सवेर से ही भारतीय जनता पार्टी को, उनकी सरकार को यह अकल आई, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और रही बात चुनावों की, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और अभी जो दमोह का जिस तरीके से उपचुनाव हमने जीता है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी, एक एक कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में तैयार है, और आने वाले वक्त में आपको ये धरातल पे दिखेगा। और जिस तरीके से कोरोना काल में हमने अव्यवस्थाएं देखी हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से चाहे ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी की हम बात कर लें, अस्पतालों में बेड की बात कर लें, या किसी भी तरह की हम बात कर ले, जनता ने जो समय गुजारा है, ईश्वर से यही प्रार्थना है वो दोबारा वो समय ना देखे। लेकिन जो सरकारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल हो चुकी थी, ये एक सरकार का कुप्रशासन था। लेकिन अमित भाई, जो कोरोना है वो पूरे देश में ही था, उसकी नाराजगी स्पेसिफिक आप निकायों तक लेके कैसे जाएंगे? जनता को कैसे समझाएंगे कि ये लोकल लेवल पर नाकामी थी, जबकि पूरे देश में कोरोना फैला हुआ था? देखिए, ये एक राजनीति का विषय नहीं है मुझे लगता है, और ना ही किसी को कुछ समझाने की जरूरत है, चाहे आप हो या मैं हूँ। आज जब मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे कि मध्य प्रदेश के एक युवा ने आत्महत्या की है बेरोजगारी के कारण, सीधा मुख्यमंत्री का नाम लेकर।
आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से बेरोजगारी मध्य प्रदेश में चरम पर है, लोगों के पास काम नहीं है, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। हमारे जैसा युवा जो है वो अपना परिवार का लाखों रुपए लगा के डिग्री तो ले रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से क्या स्थिति है हमने सबने देखा है। हम विदिशा की बात करें, जिस कुएं की घटना हुई है, वहां के लोग लगातार प्रशासन से आग्रह कर रहे थे कि यहाँ पे पानी की जो है व्यवस्था की जाए, लेकिन किसी ने नहीं करी और उसका दुष्परिणाम हमने देखा कि क्या हुआ। तो मध्य प्रदेश अब उस खस्ताहाल स्थिति में जा चुका है कि किसी को कुछ समझाने की स्थिति नहीं है। जनता बस मतलब कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी, जो मुद्दे हैं अपने आप को जनता समझती है, उसी पर समर्थन कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन अमित भाई, सवाल यहाँ पर यह भी है, आप लोग बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे थे, इंदौर से लेकर जबलपुर तक आपने प्रभार भी दे दिए थे पुराने नेताओं को, विजयलक्ष्मी साधु से लेकर सज्जन सिंह वर्मा को जिम्मेदारियां दी गई थी और प्रत्याशी भी लगभग तय माने जा रहे थे कि महापौर के लिए प्रत्याशी कौन होगा, ये इसको लेकर चर्चा भी की जा रही थी। लेकिन वो तेजी, वो रणनीति कोविड की सेकेंड वेव में कम हो गई। क्या उसी इंटेंसिटी के साथ अब दोबारा आप लोग तैयारी कर पाएंगे या आप खुद अभी से तैयार हैं आप लोग चुनाव के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी चुनावों को जीतना नहीं है, जनता के बीच जाकर उनके दुख को बांटना है। क्योंकि जब कोरोना की दूसरी वेव आई और जब हमने सबने देखा, क्योंकि कोरोना ने, देखिए, ये मानता हूं मैं कि पूरे देश में था, लेकिन जो अव्यवस्थाएं हमारे यहाँ रही है, चाहे हम केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, ये सरकारी तंत्र पूरी तरह से असफल हुआ है। जो ऑक्सीजन के हम उत्पादक देश हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो विदेश भेज दी गई। ठीक है। और जिस तरीके से जब पूरी दुनिया जो है वो वैक्सीन की तैयारी कर रही थी, दूसरी लहर की तैयारी कर रही थी, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चुनाव की तैयारी कर रही थी, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी को हमने देखा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए। तो ये सब चीजें जो है ये जनता ने देखी हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीजें वापस जनता को लोकल मुद्दे कितने बड़े होंगे या फिर ये बड़े मुद्दे हावी हो जाएंगे, ये भी जानूंगा मैं आपसे। लेकिन कृष्णा जी, अगर आप कनेक्ट है हमारे साथ, आपको आवाज मिल रही है क्या कृष्णा भाई? कृष्णा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही मेरी, लेकिन अमित जी, हाँ कृष्णा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, आवाज। हाँ, महंगाई का मुद्दा है जिसे बीजेपी के खिलाफ माना जा रहा है कि महंगाई जिस तरह से बालाघाट में 112 रुपए लीटर तक पेट्रोल पहुंच चुका है, महंगाई का मुद्दा हो, कोविड का मुद्दा हो, उस पर बीजेपी पार कैसे पाएगी? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। देखो, विश्वव्यापी समस्या थी कोरोना, मात्र मध्य प्रदेश में इसका मामला नहीं था। छत्तीसगढ़ में तो हमारी सरकार नहीं थी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं थी, कई जगह वहां पे भी कोरोना के मामले आए। लेकिन जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने समितियां बना के गठित की और हमारे मंत्री लगे रहे चारों तरफ, चाहे विश्वास सारंग जी भोपाल में हो या तुलसी सिलावट जी इंदौर में हो, या जितने भी लोग हैं, कोविड पर नियंत्रण पाकर आज उनने करके दिखाया है। और जो समस्याएं जो लोगों को आ रही थी सिलेंडर की, चाहे वो समस्या थी या चलिए ठीक है, महंगाई पर कैसे पार आएंगे? जनता की जेब वैसे ही खाली है कोविड की वजह से, धंधा व्यापार नौकरी सब खतरे में है, और ऐसे में 112 रुपए लीटर अगर पेट्रोल शख्स खरीदेगा, उसके बाद भी वो आपको वोट कैसे देगा? देखिए, इससे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वैश्विक समस्या थी कोरोना के कारण, कई चीजों पे उसका असर आया है। उसका असर पेट्रोल पर भी आया है, उसका असर बाजार की चीजों पर भी आया। धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया जाएगा और ये मामला जो है, कांग्रेस के पास तो कोई और दूसरा मुद्दा है नहीं। ये नहीं कि कोरोना में लोगों की मदद करना, जिस प्रकार से लोग मदद कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोरोना में लोगों की मदद कर रहा था, सामान दे रहा था और सारी चीजें कर रहा था। लेकिन ठीक है कृष्णा भाई, मैं ये समझूंगा आपसे कि मुद्दे क्या होंगे बीजेपी के लिए, लेकिन अमित जी, जो बड़ा सवाल है, लोकल लेवल के जो मुद्दे हैं वो कितने ज्यादा अहम होंगे? और आपने कहा कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बड़े बड़े मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के दौरान ठीक ढंग से नहीं किया गया, बिहेव नहीं किया गया, ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया गया, ये सारे बड़े मुद्दे। लेकिन लोकल लेवल पर जब जनता अपना पार्षद चुनेगी या फिर वो पार्षद आगे चल के महापौर चुनेंगे, तो लोकल लेवल पर चाहे वो नाली की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, पानी की बात की जाए, पानी निकासी की बात की जाए, ऐसी समस्याओं पर ज्यादा फोकस होगा कांग्रेस का, या फिर ये जो बड़े मुद्दे जिनको आप गिना रहे हैं? देखिए, हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है और हमारे पास सारी चीजों को करने की एक मंशा है। रही बात, एक आपके सामने आंकड़ा पेश करूंगा मैं कि पिछले वर्ष जो वित्तीय वर्ष था, केंद्र की सरकार ने इनकम टैक्स से ज्यादा जो है प्रॉफिट वो पेट्रोल और डीजल से कमाया है। आप कल्पना करिए, सारे जितनी भी दुनिया के देशों की सरकारें हैं, कोरोना काल में अपने लोगों को उन्होंने राहत प्रदान करी है।
टैक्स कम किए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप यदि गूगल सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे देश की सरकार एक ऐसी सरकार है जो लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। ये वही लेकिन सरकार है जो अमित जी, बीजेपी तो ये भी समझाने की कोशिश करती है कि आपने पेट्रोल डीजल पर 5-5 रुपए कम करने का वादा किया था और आप लोग सत्ता में आए तो सच बढ़ा दिया। वही सेस है जिसकी वजह से आज तक कीमतें बढ़ी हैं। बीजेपी ये कहती है, आप कहते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाएं, जबकि आपने खुद बढ़ा दी थी। देखिए, मैंने जो आंकड़ा आपको बताया है, ये वो भी बोलते हैं कि जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। तो उसमें बॉन्ड के कारण ये सब सारी स्थितियां थी। अरे भाई, बॉन्ड से 15 गुना ज्यादा अब आप वसूल चुके हो, ये इस देश की जनता जानती है। तो ये कुछ भी बोले, ये तय करना है जनता को। और रही मध्य प्रदेश के निकायों की चुनाव की बात, तो एक और बड़ा मुद्दा है बिजली के बिल। हमारी कांग्रेस सरकार में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कितना बिजली का बिल आता था, ये भी जनता ने देखा है, और अब कितना बिजली का बिल आ रहा है, ये भी जनता ने देखा है। तो जनता को तय करने ठीक है, बिजली, महंगाई और साथ साथ कोविड। ठीक है कृष्णा जी, बीजेपी के लिए मुद्दे क्या होंगे? कांग्रेस कह रही है कि हम महंगाई को लेकर जाएंगे जनता के पास, कोविड खुद जनता ने देखा, इस पर कोविड के मामले में जनता हमारे साथ रहेगी, बिजली बिल का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी के लिए क्या फैक्टर्स होंगे और बीजेपी के मुद्दे क्या होंगे निकाय चुनाव के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की आवाज उठाती रही है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उठाई है। उसका ही नतीजा है कि आज 15 वर्ष पूरा कार्यकाल करने के बाद आज चौथी बार फिर भारतीय जनता पार्टी बैठी है। इनको सिर्फ जब सरकार कांग्रेस की आई थी तो इनको आईफा अवार्ड कराना था और ऐसे काम कराने थे जो जनता से जुड़े हुए नहीं थे, तो इनको जनता ने उखाड़ फेंका। तो आज ये कांग्रेस के लोग कम से कम कांग्रेस के लोग तो ना बोलें कि ये जनता के साथ है। यदि जनता के साथ ये होते तो आज जनता इनके साथ होती। सीधा सीधा रही बात भारतीय जनता पार्टी, ये आप देखेंगे आने वाले चुनाव में कि जो अभी रेट बढ़े हुए हैं, जो आपने बताया कि महंगाई बढ़ गई है और इसके पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये नियंत्रण में आएगा। धीरे धीरे पूरे देश की स्थिति खराब हुई थी और धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और पटरी पे आने के बाद वापस से सारी व्यवस्थाएं सामान्य हो जाएंगी। मुद्दे क्या होंगे कृष्णा जी? महंगाई, कोविड और साथ साथ बेरोजगारी, बिजली, ये मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे। बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? वो है कि बेरोजगारी को लेकर हेलो, हाँ कृष्णा जी बोलिए। हाँ हेलो, भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम जो बेरोजगारी अभी कोविड के कारण हुई है और कहीं ना कहीं सभी जगहों पर इसका वो हुआ है, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर सर्वप्रथम हम सड़कों पर इस बात को अपने मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और आने वाले चुनाव में महंगाई और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं इनको लेकर और हेलो जी कृष्णा जी बोले। हेलो कृष्णा जी बोले, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। आप जिस चलिए कृष्णा जी सुन पा रहे हैं आप? कृष्णा जी चलिए ठीक है। अभी जी लेकिन जनता से कनेक्ट करने की कोशिश इन मुद्दों के जरिए आपकी होगी, लेकिन उसके लिए संगठन चाहिए होगा और संगठन के मामले में बीजेपी आपसे मजबूत है, ये दावा लगातार किया जाता रहा है। संगठन को एकजुट कैसे कर पाएंगे जब प्रदेश महिला अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है? अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी को जिम्मा दिया गया, खुद पीसीसी चीफ का इलेक्शन अभी होना, उसके लिए भी आप लोगों को फैसला लेना है। तो संगठन के मामले में उतनी मजबूती है जितनी बीजेपी दावा कर रही है अपने यहाँ? देखिए, ये एक लंबी बहस है जो कि बहुत कई सालों से चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उसका एक बहुत बड़ा संगठन है और कांग्रेस जो है वो किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, मध्य प्रदेश में 2018 में हमने सरकार बनाई, हमने यहाँ चेहरा घोषित नहीं किया था। हमने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, राजस्थान में हमें जनता का आशीर्वाद मिला। तो ये सब चीजें कहने वाली बातें हैं। ये एक स्वार्थी लोगों का एक समूह है जी, जो भारतीय जनता पार्टी है। आप एक बात बताइए, कहाँ गया वो कैडर बेस्ड पार्टी? आज अजय बिश्नोई जी की क्या स्थिति है? वो लगातार रोज जो है सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां करते हैं कि आपने हमने सपने देखा है। आप तो अमित जी अगर आप ये कहेंगे फिर उनके बीजेपी की तरफ से कृष्णा जी मानक जी का नाम ले लेंगे, तो ऐसी स्थितियां दोनों पार्टियों में। देखिए, अजय बिश्नोई जी एक विधायक हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप यकीन करेंगे कि जब कोरोना मानक, ठीक है अमित जी, लेकिन मानक जी का क्या कोई औरा नहीं है?
मानक जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का कहिए, मौका बिल्कुल देंगे, कहिए, मुझे अच्छा कहिए, ठीक लगेगा। है, संक्षेप में। हाँ, आप मुख्यमंत्री जी की गंभीरता समझिए कि जब कोरोना को लेकर वो जिलेवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जबलपुर से अजय बिश्नोई जी ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी, जबलपुर का जो प्रशासन है वो कोरोना की मौतें छुपा रहा है, ये लगभग आधी से भी कम मौतें ठीक बता है, रहा है। मेरे पास वक्त कम है, संक्षेप में अमित जी, फिर मुझे आखिरी में कृष्णा जी के पास जाना है, संक्षेप में। हाँ। जी ने ये कहा कि भाई आपके पास कोई जरूरी बात हो तो अजय आप बोलिए, और ये कह के उन्होंने वो आउट हो गए। तो आप समझिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक संघर्ष का माहौल बना हुआ है। जो पुराने जिन्होंने अपना संघर्ष करके भाजपा का संगठन खड़ा किया, आज वो हाशिए पर ठीक है, संगठन खोखला हो चुका है, ये कहना है कृष्णा जी। संगठन, जिस संगठन के दम पर आप खम भरते हैं कि चुनाव जीतेंगे, वो संगठन अंदर से कमजोर है। कांग्रेस बिना संगठन के भी, या फिर जो संगठन उसके साथ ही चुनाव जीतने का दावा करती है। 20 सेकंड आपके पास है कृष्णा जी। हेलो। हाँ कहिए। हाँ जी जी, हेलो। कृष्णा जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? मेरा सवाल सुना आपने? हाँ, फिर से बोलिए सर। कृष्णा जी, मेरा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन खोखला हो चुका है, अमित जी का कहना है। अजय बिश्नोई जैसे नेता हादसे पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने बीजेपी को अपने इलाके में खड़ा किया। दीपक जोशी जैसे नेता हैं जिनको दरकिनार कर दिया गया है, और ऐसे मलैया से लेकर पवैया जैसे नेता हैं जिनको पूछा नहीं जा रहा है। किनके बलबूते पर आप लोग चुनाव जीतेंगे? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का संगठन, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाला सिर्फ संगठन है। हमारे विष्णु दत्त शर्मा जी के नेतृत्व में युवाओं को भी आगे बढ़ाया गया है, और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा, ये वो पार्टी है जिसमें कांग्रेस जैसी प्रथा नहीं चलती है कि एक बार भारतीय किसी को विधायक का टिकट मिल गया तो हमेशा ही विधायक बना रहेगा जब तक हारेगा नहीं, और हारने के बाद भी उसको दिया जाएगा। आपने देखा कि हमारा जो पार्टी है, हमारा जो संगठन है, उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है, और कई ऐसे 65 विधायकों के टिकट जो विधायक होने के बाद भी काटेगा, ये हमारे संगठन का काम। ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। कृष्णा जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। अमित जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब की बार शहर में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए दोनों ही पार्टियां अब अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, और साथ साथ बिजली के बिल के मुद्दे पर और कोविड के मुद्दे पर जनता के बीच जाने का दावा कर रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि सरकार ने जो काम किया है, कोविड को जिस तरह से हैंडल किया, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। हमारा संगठन मजबूत है और संगठन के हिसाब से ही हम चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें।